हेलो एवरीवन, पढ़ रहे बोर्ड्स 9 to 12 पर मैं परवेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी अच्छे हुए होंगे। तो सीबीएसई वालों के एग्ज़ाम थोड़े लेट हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, वरना सारी क्लासेस के और अदर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो पढ़ रहे बोर्ड्स 9 to 12 पर सारी क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि आज पहला आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर है क्लास 11th का, जिसमें कि हम स्टार्टिंग से सारे टॉपिक्स साथ के साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है। तो क्लास 11th में काफ़ी मैथमेटिक्स के काफ़ी नए चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो रेगुलरली वीडियो को देखिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स जो भी आपके साथ हैं, ताकि सबकी तैयारी एकदम इस सेशन में काफ़ी अच्छे से हो सके। तो ये क्लासेस सभी बोर्ड्स के लिए होगी, चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट हो, चाहे वो एचबीएसई का स्टूडेंट हो, चाहे वो अदर स्टेट बोर्ड का कोई भी स्टूडेंट हो, सबके लिए होगी ये वीडियो। ठीक है, जिसमें मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं कि किस टाइप से हम इसमें तैयारी करेंगे। देखो, मेनली जो बेसिक चीज़ें होती है हमारी, वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। तो एनसीईआरटी के जो भी कंसेप्ट होंगे, हमारे सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, साथ के साथ करते चलेंगे हम। प्लस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। उसमें से कुछ आपको होमवर्क भी करने होंगे, साथ के साथ क्लासेस में रेगुलरली प्रैक्टिस भी करनी है। प्लस लास्ट में जो आपकी एलिमेंट्स की बुक होगी, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स का हो, उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आज की पहली क्लास है आपकी क्लास 11th की। चैप्टर नंबर 1 हमारा है सेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी नया चैप्टर आप सभी के लिए, क्योंकि इसके बारे में पहले आप कभी इतना डीप में पढ़ते ही नहीं हो कभी। तो पहली बार सेट्स के बारे में पढ़ोगे आप। तो चलो देखते हैं सबसे पहले सेट्स की। देखो, सेट्स वर्ड जब हम सुनते हैं, इसके बारे में तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन। कोई भी चीज़, मतलब किसी चीज़ का अगर हम कलेक्शन करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, कोई भी सेट्स बोल देंगे। तो जैसे देखो, सबसे पहले बता देता हूँ, सेट्स जो होता है हमारा बेसिक क्लास 11 से ही हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और डीप स्टडी हायर क्लासेस तक एमएससी पीएचडी सेट्स के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि काफ़ी डीप चैप्टर है। यहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से। ठीक है। इसका जो यूजेस होता है आपके, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ इसका यूज़ होगा। आप प्रोबेबिलिटी करेंगे, वहाँ सेट्स का यूज़ होगा। ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। मतलब लगभग काफ़ी चैप्टर में सेट्स बेस्ड पे हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो उससे पहले सेट्स के बारे में जानना पड़ेगा, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है मैथमेटिक्स के वे में। जैसे हमने तो कह दिया कोई भी कलेक्शन होगा उसको हम क्या कह देंगे, सेट्स कह देंगे। नहीं, मैथमेटिक्स में उसकी डेफिनेशन अलग होगी। अब सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, वो फाइनाइट सेट क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, काफ़ी सारी सबसेट क्या होंगे, तो सारी चीज़ हम एक एक करके आज डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सेट्स, अगर कहूँ मैं किसी चीज़ को कि सेट्स क्या होगा आपका, तो सेट्स को हम क्या कहते हैं, कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। मतलब सेट्स क्या होता है, सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर एलिमेंट्स भी कह सकते हो आप। यहाँ पे जो मेन जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, एक वेल डिफाइंड। ठीक है। मतलब कि एक कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन वो कैसा हो, वो एकदम वेल डिफाइंड हो। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर वेल डिफाइंड का इसमें मतलब क्या है, कि वो अच्छी तरह से डिफाइंड होना चाहिए, उसकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, या फिर क्या चीज। देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है वो शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, उसकी जो वैल्यू होगी, जो कलेक्शन होगा वो सेट, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी पर्सन टू पर्सन में। मतलब कि अगर मैं किसी एक्स स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप कोई एक सेट बताओ मुझे, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको ये कहूं कि कोई भी बताओ मुझे ऑड नेचुरल नंबर बताओ लेस देन 5। ठीक है। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर बताओ लेस देन 5, तो सारे क्या बताएंगे, 1 2 3 ऑड आएंगे ना सारे। तो ऑड में कौन से आएंगे, 1
3 और 5 तो आएगा नहीं, लेस देन 5 पूछा है, तो सिर्फ दो ही ऑड नेचुरल नंबर आएंगे। कौन कौन से? एक 1 और एक 3। अगर यही क्वेश्चन मैं किसी वाई स्टूडेंट से पूछूं तो उसका जवाब भी क्या होगा? 1,3 होगा। किसी थर्ड स्टूडेंट से पूछूं उसका जवाब भी यही होगा। ठीक है ना, जिसको पता होगा अच्छे से, ये नहीं कि ऑड नेचुरल नंबर में 2 भी बोल दोगे, कोई वो चीज नहीं। देख, राइट आंसर कहा है मैंने यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 1,3 होगा बस। तो मतलब अगर किसी भी पर्सन से आप इसकी डेफिनेशन पूछोगे या वैल्यू पूछोगे सेट्स की, उस सेट्स की वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है तो मतलब वो क्या है? आपका एक सेट है, वरना वो सेट आपका नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, देखो सेट्स में सबसे जो मेन बात होती है ना, वो होती है आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। मान लो आपको कोई, आप ये सोचोगे सर लिस्ट में गिवन होगा, ये चीज़ नहीं, आपको अपने तरफ से सोच के बताना है कि सर इसकी वैल्यू ये हो सकती है, किसी दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू कुछ और हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोई टॉप 5 एक्टर्स बताओ बॉलीवुड के, ठीक है, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, कोई कहेगा सर शाहरुख खान है मेरा फेवरेट, कोई कहेगा मेरा सलमान खान है सर, कोई कहेगा मेरा आमिर खान है सर, ठीक है, कोई भी 3 मान लो, ठीक है, किसी 3 ने किसी स्टूडेंट के लिए फेवरेट ये होंगे। कोई 3 अगर स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट से पूछूं मैं, तो वो अगर कह सकता है कि वो हो सकता है वो अमिताभ बच्चन का भी नाम ले, हो सकता है वो अक्षय कुमार का भी नाम ले। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है? आपकी वेरी कर रही है। मतलब कि तो ये जो सेट बनेगा आपका, ये सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग पर्सन टू पर्सन से जब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? हमेशा चेंज हो रही है। तो मतलब ये क्या होगा? आपका सेट्स नहीं कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये होती है आपकी सेट्स की बेसिक सी डेफिनेशन। आई होप सबको डेफिनेशन क्लियर होगी अच्छे से। अब जैसे एग्जांपल हो गया, सेट्स के एग्जांपल देखते हैं अब यहाँ पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखता हूं, मैं कहता हूं कोई भी ऑड नेचुरल नंबर बताओ लेस देन 10। तो एग्जांपल क्या 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 होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, बस यही होंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे? 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 कहा था मैंने। तो ऑड नेचुरल नंबर इसके अलावा कोई भी एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब जो सेट बनेगा आपका क्या बनेगा? यही आपका ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप वॉवल्स बताओ इंग्लिश अल्फाबेट्स के, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 ही वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी छठा वॉवल्स एग्जिस्ट करता है? कोई भी छठा वॉवल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, चाहे किसी भी दुनिया से किसी भी इंसान से जाके पूछ लो, वो आंसर यही बताएगा। इसके अलावा उसका आंसर वेरी करेगा ही नहीं करेगा, है ना। इसी तरह से ये जो फॉर्मेशन होगी या किसकी फॉर्मेशन होगी? ये आपकी सेट्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, और काफी तरह की चीजें होती है। कोई भी एग्जांपल, काफी एग्जांपल्स हैं, कोई भी नेचुरल नंबर्स ले लो, लेकिन फाइनाइट और इनफाइनाइट की केस आएंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो अप टू 50 तक, 50 तक कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, तो 1 से लेके 50 तक सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर इस सेट में एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। मतलब सेट्स क्या होगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा आपका, जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करनी चाहिए आपकी पर्सन टू पर्सन पे। ठीक है, तो ये होती है आपकी सेट्स की बेसिक सी डेफिनेशन, जो एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है यहाँ पे। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, जिसकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन कभी भी वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब सेट्स की देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, वो देखो सबसे पहले। अब हमने ये तो पढ़ दिया कि हाँ सेट्स होता क्या है, सेट्स कैसे बनते हैं, और अब देखेंगे हम सबसे पहले उसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो जब भी सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। सेट्स के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स डिनोट हमेशा किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से। ये आपका क्या होगा? कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी कैपिटल लेटर।
सेट का जो नाम, मतलब एक सेट अगर बनाओगे आप, आपसे पूछा जाए एक इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं उसका सेट बनाओ आप, उसका नाम लिख के आप क्या करोगे, एक सेट का नाम दोगे, मतलब उसका नाम देना जरूर। अगर देखो मैं ये कहूँ कि एक क्लास में आप 40 स्टूडेंट पढ़ते हो, ठीक है, तो 40 स्टूडेंट जो पढ़ते होंगे वो किसी एक क्लास में पढ़ते होंगे ना, तो उस क्लास को नाम, जैसे क्लास 11th में ही, तो क्लास 11th के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब सेट का नाम क्या होगा, क्लास 11th, कि उस क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं आपके। तो उसी तरह से सेट का नाम किससे देंगे हम, कोई भी एक कैपिटल लेटर से नाम दे सकते हैं, हमेशा याद रखना है कैपिटल लेटर से नाम देते हैं किसी भी सेट का, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं या फिर आपके अल्फाबेट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा किसमें नंबर्स को डिनोट करेंगे, किससे सेपरेट होने चाहिए, हमेशा कोमा से सेपरेट होने चाहिए। हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किससे सेपरेट मिलेगा, मतलब कोमा लगा के लिखना है उन्हें, हमें सीधी सी बात यह है कि मतलब जितने भी एलिमेंट्स हम सेट के अंदर लिखेंगे उसको कोमा से सेपरेट करके लिखना है, और किसके अंदर रखना है, हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें रखना है। अगर और कोई ब्रेसेस लगाओगे आप, गलत, वो चीज वहां पे गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अगर लेटर्स हैं हमारे पास, अल्फाबेट्स, तो उनको हमेशा जनरली हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। देखो कई जगह कैपिटल लेटर में लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, कई जगह कैपिटल लेटर में लिखा मिलेगा आपको, बट हमेशा जब भी हम लिखेंगे ना, हमेशा उसको किस में लिखेंगे। इसमें क्यों कंफ्यूजन होती है पता है, क्योंकि जो सेट्स का नाम होता है ना वो हमेशा हम कैपिटल लेटर में यूज करते हैं, तो इसी वजह से हम इसको कैपिटल में ना लिख के हमेशा किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में हमेशा हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन का और एक तरीका है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। अब देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैंने अभी दिखा दिया आपको कि कैसे उनको कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस के अंदर लिख दो, और सेट को कोई भी कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हो। तो दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। देखो ये चीज अगर नोट करना चाहते हो, साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठो और साथ के साथ नोट करते चलो, ठीक है, पर रिवाइज करने में आसानी होगी। बाकी एनसीईआरटी में भी आपको ये चीज गिवन मिलेगी वहां पे, ठीक है। तो पहला जो तरीका होता है वो होता है आपका रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो तरीका होता है आपका वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, जो हमारा रोस्टर फॉर्म है ना उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो ही तरीके, तीसरा तरीका होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ते हो वहां पे, ठीक है। एक तो रोस्टर फॉर्म पढ़नी है आपको और एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़नी है। तो जैसे हमने अभी डिनोट किए थे एलिमेंट्स, ए सेट कोई भी जिसमें एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर लेस देन 6 मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो तरीका है आपका, ये कौन सा तरीका है आपका, रोस्टर फॉर्म कहलाता है ये आपका, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट के अंदर हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स आपको क्या करने हैं, सेट्स में डिनोट करने होते हैं, और सेट को एक नाम दे देते हैं कोई भी कैपिटल लेटर से, ठीक है। ये तो है आपका रोस्टर फॉर्म। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म, नाम से पता चल रहा है जो फॉर्म जिसमें सेट को कोई बिल्ड कर रहा हो, मतलब सेट बनाने की कोई फॉर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो यहां पे एक सेट लिया था मैंने, ये सेट ले लिया मान लो, ठीक है, ठीक है ना, यही सेट है। अब इस सेट को क्या करूंगा मैं, एक डेफिनेशन के थ्रू इसको डिफाइन करूंगा। कोई भी एक एक्स एलिमेंट मानूंगा मैं, वो एक्स एलिमेंट पूरी डेफिनेशन को डिफाइन कर देगा, मतलब जो सेट में जितने एलिमेंट है ना सबको वो अकेला ही डिफाइन कर देगा। किस तरीके से, देखो मान लो इस सेट का नाम मैंने ए ही ले लिया, ए सेट था ये। अब इसमें मैंने एलिमेंट मान लिया एक्स, कॉलन लगा दिया, फिर एक्स सच दैट, एक्स क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये एक चीज देखो तुम यहां पे, ऊपर मैंने सारे एलिमेंट्स लिखे थे 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट्स लिखे थे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स एक एलिमेंट ले लिया ए सेट का, वो कैसा एलिमेंट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें, वही नंबर आएंगे 1 2 3
4 और 5। अब इसके अलावा कोई भी नंबर आएंगे इसमें, कोई भी एलिमेंट्स आएंगे इनके अलावा? तो मतलब ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, इससे मैंने क्या कर दिया, पूरे सेट को एक तरीके से डिफाइन कर दिया कि मुझे उसके एलिमेंट्स नहीं लिखने पड़े, और मैंने बस एक डेफिनेशन से डिफाइन कर दिया कि आपका सेट किस तरीके से डिफाइंड होगा। मतलब उसमें जो एक्स आएगा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कैसा नंबर होगा, वो एक नेचुरल नंबर होंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन 6 होगी। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे एक ए सेट है जो क्या है, वॉवेल्स का सेट है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, ये आपके वॉवेल्स गिवन है AEIOU। अब इसी सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, ये कौन सी फॉर्म थी आपकी, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो कोई भी एक एक्स एलिमेंट मानूंगा इस सेट का। ठीक है, कोई भी एक्स एलिमेंट होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, उसको हम डिफाइन अभी करेंगे। इसको किस तरीके से डिफाइन करूंगा मैं, सभी स्टूडेंट बता सकते हैं। जो एक्स होगा वो क्या होगा, एक वॉवेल होगा इंग्लिश अल्फाबेट का। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कैसे डिफाइन कर दिया इसको, एक्स एक वॉवेल होगा किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो मतलब इसमें वॉवेल कौन कौन से आ जाएंगे इंग्लिश अल्फाबेट के, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाएगी कि हम ये पढ़ते ही बता देंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, AEIOU। ठीक है, तो ये दो फॉर्म होती है आपकी, एक पहली होती है रोस्टर फॉर्म, दूसरी होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा रोस्टर फॉर्म क्या होती है और आपकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ये दो तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे यहां तक। ठीक है, अब सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो ये सेट्स होता है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स कभी भी हम रिपीट नहीं करते। ठीक है, कभी भी सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके रोस्टर फॉर्म के अंदर, देखो इसमें तो लिखते ही नहीं है, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो उसके अंदर कभी भी उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना, उसको कभी भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैं कोई वर्ड ले लूं, जैसे यहाँ पे स्कूल वर्ड है कोई, ठीक है, ठीक है, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है एक्स इज ए वर्ड, एक्स इज ए अल्फाबेट ऑफ वर्ड स्कूल। ठीक है, तो इसके वर्ड का एक सेट बनाना है आपको, जेड मान लिया मैंने उस सेट का नाम। तो उसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, एस आएगा, सी आएगा, एच आएगा, ओ आएगा और एल आएगा। अब देखो ओ यहाँ पे 2 बार आया हुआ था, लेकिन रिप्रेजेंट में हमने उसे सिर्फ एक बार ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर होगी, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट्स हमें लिखने हैं सेट में, तो हमें कभी भी उसको लेटर्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कितनी बार भी रिपीट हो, उसको सिर्फ हम एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे सेट के अंदर। ठीक है, और सारी चीज मैंने बता दी थी। जो भी आपके सेट का नाम होगा वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे स्कूल वर्ड आपको कैपिटल में गिवन हो, तो क्या कर दिया आपने, सारे कैपिटल में लिख दिया। तो गलत नहीं है, वो चीज गलत नहीं है, बस जनरली हम उसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी गिवन है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, नेमली ये सारे क्या होते हैं, सेट होते हैं आपके। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल 3 ही तरीके होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये 4 तरीके के ट्राइंगल होते हैं आपके, वेरियस ट्राइंगल। तो इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए ये क्या बनेगा, एक सेट की फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ±2 ही आएगी। इसके अलावा इसकी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं सेट बनाऊं एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर x क्या है, एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, ±2 ही आएगी। चाहे किसी स्टूडेंट से पूछूं मैं, चाहे दुनिया में किसी पर्सन से पूछूं मैं, जिसको आता होगा सॉल्व करना, ठीक है, वैसे ही नहीं ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ±2 ही होगी आपकी यहाँ पे। तो ये भी क्या बनेगा, एक आपका सेट बनेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, मैथमेटिक्स में जो आपके कुछ इनबिल्ट सेट्स होते हैं, ठीक है, जो प्री डिफाइंड पहले से ही होते हैं, जिसके अंदर अगर हमने उस लेटर से उसको डिनोट कर दिया तो उसका मतलब मैथमेटिक्स में यही होता है कि हाँ आपने उसी चीज को डिनोट किया है वहां पे, ठीक है। उससे पहले एक चीज और देख लो जो नई चीज है आपके लिए, एक वर्ड आता है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, उससे संबंध रखने वाला, ठीक है, बिलोंग्स टू। इसको जो मैथमेटिक्स में, मान लो मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई जेड सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4। अब इसमें 1 जो है एलिमेंट वो इस सेट का एलिमेंट है, 2 इस सेट का एलिमेंट है, 3 इस सेट का एलिमेंट है, 4 इस सेट का एलिमेंट है, 5 इस सेट का एलिमेंट है नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको बताने के लिए कि हाँ ये जो एलिमेंट्स है ये इसी सेट के हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम बिलोंग्स टू का यूज करते हैं, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ोगे आप, इसको हम एप्साइलन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम एप्साइलन बोलते हैं, फिजिक्स में आप ये चीज पढ़ोगे। वैसे ये सिंबल होता है, मैथमेटिक्स में यूज होता है ये। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू को दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मुझे ये बताना है कि 1 जो एलिमेंट है वो जेड सेट का है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बिलोंग्स टू जेड। मतलब 1 जो एलिमेंट है वो कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह आपका 3 एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। 5 जो एलिमेंट है वो आपका जेड में बिलोंग कर रहा है नहीं, वो आपका जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, मतलब इसको क्रॉस कर दो एक, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड और 3 बिलोंग्स टू जेड। तो ये बेसिक सा सिंबल है, नया सिंबल है आपके लिए, तो ये समझ में आ गया होगा। जब किसी भी एलिमेंट्स को आपको दिखाना हो कि वो उस सेट में बिलोंग करता है तो हम इस तरीके से उसको डिनोट करेंगे वहां पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज है, कुछ मैथमेटिक्स के क्या होते हैं, हमारे प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये सारे क्या होते हैं, क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है वहां पे सारी चीज गिवन है, फिर भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, काफी बच्चों को याद नहीं होगा अभी। देखो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर होगा ना वो हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा आपका, ठीक है। नंबर लाइन पे कोई भी नंबर लिखा होगा, सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल सेट होता है ना वो आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो सेट आपका होता है वो क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। अब रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं विदाउट डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल, ठीक है, और एक आपके होते हैं विथ डेसिमल, ठीक है। जो विदाउट डेसिमल वाले आपके नंबर होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं। विदाउट डेसिमल जैसे कौन से नंबर हो गए, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सोन, ठीक है। इसमें हम बेसिकली मैथ में जब दिखाते हैं ना 3 डॉट ही लगाते हैं, नॉर्मली व्हाट्सएप वाला डॉट 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 मत लगा देना, आगे कितनी बार डॉट लगा दो, ठीक है। बेसिकली 3 बार डिनोट करेंगे हम, किसी भी सेट को डिफाइन करना है कि वो इनफाइनाइट सेट है, मतलब उसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे ये चीज़, ठीक है। तो विदाउट डेसिमल वाले जितने नंबर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां तक के नंबर ले लूं, बस 1 से लेके आगे तक कितने भी, ये आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर मैं इसमें 0 भी इंक्लूड कर दूं वो आपका क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव होल नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और नेगेटिव जितने बच गए वो सारे क्या हो गए, आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो ये थी बेसिक जो आपके विदाउट डेसिमल वाले, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और सबका जो सेट होता है वो कौन सा होता है, इंटीजर्स होता है। अब रह गए विद डेसिमल वाले। अब विद डेसिमल वाले नंबर 3 तरीके से होते हैं, देखो। एक मान लो मैंने लिख दिया 1.24, एक लिख दिया 1.242424 अप टू सोन, रिपीट हो रहे हैं ये, ठीक है। और एक मैंने लिख दिया 1.24567 9 अप टू सोन, चलते ही जा रहे हैं, ठीक है।
इसमें क्या चीज देख सकते हो आप, इसके अंदर जो आपके नंबर है डेसिमल वाले वो एक टर्मिनेटिंग है, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे खत्म हो गई, 1.24 इसकी वैल्यू आ गई, मतलब ये कौन से आपके टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये आपके क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन टी लिख रहा हूं बस, इनको मैं TER लिख दिया मैंने, ठीक है, इससे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नंबर क्या हो रहे हैं डेसिमल के बाद आपके रिपीट हो रहे हैं, 242424। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये आपका नंबर है, ये देख सकते हो आप, ये तो ना तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये आपके तीन तरह के नंबर होते हैं विद डेसिमल। अब ये जो दो नंबर होते हैं ना आपके, इनको ही हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर और इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके क्लास 9th में बेसिक चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम, उसमें ये चीज़ सारी वहाँ पे बताई जाती है आपको, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया आपको, ताकि इन चीज़ में आपको डाउट ना हो दोबारा से। ठीक है, ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं जो आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने के, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, हमेशा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में लिखे जा सकते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी, जो सेट n होता है, अगर कैपिटल N आपको डिनोट है तो उसका मतलब क्या है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कैपिटल Z, अगर Q आपको लिखा मिल जाए कैपिटल लेटर में, सारे सारे कैपिटल लेटर है, ध्यान रखना, तो वो कौन सा होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर कैपिटल R लिखा है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। Z पॉजिटिव मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। Q पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर। और R पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आपके होते हैं। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिक्स के सेट होते हैं जो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, जिनके बारे में हमेशा हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज होंगे। हम जैसे गिवन लिखेंगे x बिलोंग टू n, मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है सारी चीजें। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये फॉर्म मैंने बता दी थी आपको, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म या फिर आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करने के, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका किस तरह से होता है। ठीक है ना, यहाँ पे बिलोंग्स टू अ कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी, देखो जो चीज मैं बता रहा हूँ ना साथ के साथ, या तो एनसीईआरटी में नोट करते चलो, आपको पढ़ने में रिवाइज करने में आसानी होगी, या फिर उसको साथ के साथ कॉपी में नोट करते हुए चलो, तो वो और भी अच्छी बात है, आपको वहां पे याद भी हो जाएगी चीजें और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि एनसीईआरटी तो आपके पास है ही, सभी चाहे कोई भी बोर्ड स्टूडेंट हो, चाहे वो HBSC हो, चाहे CBSE हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, लगभग में एनसीईआरटी अप्लाई होती है आपकी, तो वो चीज तो सेम मिलेगी आपको। ठीक है, अब जैसे यही वर्ड था आपका, अब स्कूल कोई वर्ड गिवन था, ठीक है, स्कूल वर्ड आपको गिवन था यहाँ पे, स्कूल वर्ड जो आपको यहाँ पे गिवन था। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसको सेट के नंबर लिख दिया, मतलब मुझे ये लिखना है, इस वर्ड में जो जो अल्फाबेट आते हैं उसको मुझे सेट में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, SCHOL या फिर HOLCS। हाँ, ये एक और चीज है यहाँ पे कि हम उसको रिपीट तो करेंगे ही नहीं कभी भी, मतलब उसके जो अल्फाबेट होंगे उसको कभी भी रिपीट नहीं करना, ये मैंने बता दिया था। एक और चीज, इसके जो अल्फाबेट होंगे उसको किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि एस अगर पहले आ रहा है तो आप एस को पहले लिखो, हो सकता है आप एस को बाद में लिख दो, बीच में लिख दो, कहीं भी लिख दो, उसके ऊपर सेट के एलिमेंट्स के ऊपर, सेट की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। ठीक है, सेट्स के एलिमेंट्स को आप कैसे भी लिख सकते हो, बट अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, हम लगातार जैसे जैसे एलिमेंट्स आते हैं वैसे वैसे उसको हम डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज जो सेट्स में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे बेसिक एग्जांपल एनसीईआरटी के। देखो एग्जांपल साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट्स करके बता देना, और वीडियो को पॉज करके साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स भी कर लेना जो मैं साथ के साथ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दूं। ठीक है ना, ताकि कोई भी डाउट आपको इसमें ना रहे। ठीक है,
तो चलो देखो, आज का पहला एग्जाम्पल है आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं उसका। पहला क्वेश्चन है आपके पास, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है और उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, इसका पहले इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सभी को आता होगा। फैक्टर कैसे बनाते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2, मतलब इसको मैं क्या लिखता हूँ 2x माइनस एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, बराबर 0। यहाँ से x कॉमन, ये x प्लस 2 और माइनस 1 कॉमन यहाँ पे, और x प्लस 2 बराबर 0। तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 2 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 1 बराबर 0। तो या तो ये तो 0 के बराबर होगा या फिर ये आपका 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और एक वैल्यू आ गई +1। अब इसको हमें क्या करना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना। रोस्टर फॉर्म कौन सी थी, कोमा से सेपरेट होने चाहिए और ब्रेसेस के अंदर लिखे होने चाहिए। तो कोई भी सेट मान लो, अगर नहीं मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, सेट का नाम आपको कोई भी मान सकते हो, और नहीं भी मानोगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको सेट का नाम गिवन नहीं है, तो कुछ भी मान सकते हो। इसको मान लिया मैंने ए सेट। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, -2, 1। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा। क्योंकि हमें क्या करना था, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने थे जो भी इसके इक्वेशन के होंगे। तो इसके सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, एक तो -2 और एक +1। उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोमा से सेपरेट करके और ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं। तो ये था आपका पहले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बेसिक मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट हम किसी भी एलिमेंट्स को करते हैं वहां पे। ठीक है, राइट द सेट एक्स, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज ध्यान से पढ़ना, एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो आप ये एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे, ये जो आपको डेफिनेशन गिवन है ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन गिवन है। कैसे, x जो एक पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर का जो x स्क्वायर हमेशा क्या है, लेस देन 40 है आपका। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे निकलोगे, पहले तो इसके सारे एलिमेंट्स निकालने होंगे जो इस सेट को सेटिस्फाई करेंगे। अब x पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा आपका सारा। तो इसमें सारे एलिमेंट्स देखो, स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर ले लो। पहले देख लो यहाँ पे कौन से, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। तो मतलब 7 एलिमेंट्स इसमें नहीं आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स आपके आएंगे यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा और 6 आएगा। क्यों, क्योंकि जो 7 आपका एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है, इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका, 49 होगा। तो 49 क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 40 हो गया, मतलब इस डेफिनेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे फिर, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आ गया क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होगा आपका। तो कोई भी सेट का नाम मान सकते हो ए, और एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये एलिमेंट्स होंगे आपके जो इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस में चेंज कर दिया हमने, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। क्योंकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक डेफिनेशन गिवन थी कि उस डेफिनेशन से आपको ये बताना था कि उसको रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे आपके वहां पे। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे, और इनका जो स्क्वायर है वो हमेशा लेस देन 40 आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके रोस्टर फॉर्म में इस तरह से डिनोट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 3 आपका, राइट द सेट ए 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो
अब आती है थोड़ी दिमाग वाली बात, ठीक है, मतलब थोड़ा सोचने वाली बात। दिमाग तो सभी के पास है, बस उसको सोचने में थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको एक सेट गिवन है, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 4 9 16 25, ठीक है। ठीक है ना, ये एग्जांपल है यहाँ पे, इसमें एलिमेंट्स जो आपको गिवन है कौन कौन से गिवन है, 1 से स्टार्ट है ना, 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 और 25, ये 5 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है, अप टू सो ऑन, और भी आगे चलते जाएंगे। अब इसको रोस्टर फॉर्म में तो आपको दे दिया, इसको मान लो ए सेट मान लिया मैंने, ठीक है, ये सेट आपको गिवन है। आपको ये कहा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो डेफिनेशन से किसी सेट को डिफाइन करे, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट्स मानेंगे और उसको हम डेफिनेशन के थ्रू हम डिफाइन कर देंगे, हमें सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये सेट जो है वो डेफिनेशन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या है, स्केयर एलिमेंट्स हैं। किसके, ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, एंड अप टू सो ऑन। मतलब आगे जितने भी एलिमेंट्स आपके आएंगे वो सारे क्या आएंगे, स्केयर एलिमेंट्स आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे आपके सारे क्या आएंगे, स्केयर एलिमेंट्स आएंगे। तो मुझे ये डेफिनेशन पता चल गई कि हाँ ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, स्केयर एलिमेंट्स हैं। तो अब इजीली मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अब देखो डेफिनेशन मैंने क्या डिफाइन की, एक्स, एक्स कोई भी एलिमेंट्स मान लिया मैंने, ठीक है, एक्स कोई भी एलिमेंट मान लिया इस सेट का। वो किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। देखो अब यहाँ पे जो x होगा आपका, x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अब इस चीज की डेफिनेशन पे अगर आप ध्यान दोगे कि x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्या नंबर आएंगे, सारे 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बट ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आपने क्या लिखा है, x इज ए नेचुरल नंबर, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको, x इज ए स्केयर ऑफ, यहां पे n से डिनोट कर देता हूं मैं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो x क्या होगा, x एक स्केयर होगा किसका, नेचुरल नंबर्स का। तो सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएंगे, उनका स्केयर, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर एंड अप टू सो ऑन। अब एक चीज यहाँ पे देखने की है, जो यहाँ पे काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर आपने तो ये वाली डेफिनेशन डिफाइन कर दी। काफी बच्चे इस तरीके से इस चीज को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, x is such that x equal to n square। उसने थोड़ा मतलब जो एक स्टूडेंट अलग होगा उसने क्या किया, थोड़ा मैथमेटिक्स के वे में उसने उसको डिफाइन कर दिया। x कैसा है, x is such that x is equal to n का स्केयर, where n belongs to नेचुरल नंबर। अब ये चीज गलत होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये भी तो उसी चीज को डिफाइन कर रहा है कि x जो होगा वो n स्केयर होगा, जहां पे जो n होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। यहाँ पे 1 पुट करोगे 1 का स्केयर 1, 2 पुट करोगे 2 का स्केयर 4, 3 पुट करोगे 3 का स्केयर 9 एंड अप टू सो ऑन। मतलब आपकी ये डेफिनेशन भी सही है और आपकी ये डेफिनेशन भी सही है। तो यहाँ से जो एक नोट करने वाली चीज आती है वो ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कभी भी आपको कोई चीज रिप्रेजेंट करनी हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के काफी अलग अलग तरीके आपको हो सकते हैं। वहां पे जो एग्जामिनर होगा वो आपके सिर्फ वो डेफिनेशन से उस आंसर को दिमाग में लेगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है। लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं बट आंसर अलग नहीं आना चाहिए। जैसे अगर यहां पे लिख देता है x इज ए नेचुरल नंबर तो गलत हो जाता, यहां पे लिख देता है x इक्वल टू n तो गलत हो जाता। वो चीज नहीं होनी चाहिए आपकी वहां पे, ठीक है, वरना लिखने के कितने भी तरीके आपके यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, आपको जो भी रोस्टर फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर और x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अल्टरनेटिवली 2 से 3 तरीके भी हो सकते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट क्या गिवन है आपको,
1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ये आपको किस फॉर्म में गिवन है? कोई भी सेट का नाम मान लिया हमने ए, अपनी तरीके से कोई भी नाम आप कैपिटल लेटर कोई भी मान सकते हो इसको, ठीक है। अब ये आपको किस फॉर्म में गिवन है? ये आपको एक रोस्टर फॉर्म में आपको, या फिर टेबुलर फॉर्म में आप कह सकते हो इसको, आपको एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। उसने आपसे ये पूछा है कि इस सेट को आप किस फॉर्म में लिखो, आप एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या बताया था, उस सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा हम क्या करेंगे, उसको एक डेफिनेशन के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट्स मान के उसको हम डिफाइन करेंगे वहां पे, ठीक है। अब डेफिनेशन लगाने से पहले हमें यह सोचना होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, सारे जो भी एलिमेंट्स थे आपके वो क्या थे, सारे आपके स्केयर एलिमेंट्स थे, हर एक नेचुरल नंबर के स्केयर एलिमेंट। बट यहाँ पे ना तो ये स्केयर एलिमेंट्स है ना क्यूब एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग सकती है वो हमें यहाँ पे चेक करनी होगी। अब यहाँ पे सारी एलिमेंट देखो 1/2, 2/3, 3/4। अब एक कॉमन चीज इनमें सब में एक कॉमन चीज है क्या, जो नीचे वाला एलिमेंट, जो डिनोमिनेटर एलिमेंट्स है आपका, जो डिनोमिनेटर एलिमेंट्स है वो आपके न्यूमरेटर एलिमेंट से एक ज्यादा है, ठीक है। जो आपके डिनोमिनेटर एलिमेंट्स है वो न्यूमरेटर एलिमेंट से क्या है, हमेशा एक ज्यादा है। सेकंड एलिमेंट्स देख लो, 2 से एक ज्यादा 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 + 1 7। मतलब जितने भी डिनोमिनेटर एलिमेंट्स आपको गिवन है वो सारे एक ज्यादा न्यूमरेटर एलिमेंट से आपको वहां पे गिवन है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, देखो कोई भी एक्स एलिमेंट मानूंगा इसका मैं, एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट x इक्वल टू n अपॉन में n+1, ठीक है। इतना लिखना काफी होगा मेरे लिए कि मैंने क्या कर दिया, x को एक एलिमेंट मान लिया कि इस सेट का सच दैट x इक्वल टू n अपॉन में n+1, मतलब n अपॉन में n+1 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। n है, नीचे वाला नंबर उससे एक ज्यादा है, लेकिन आपको n आपने डिफाइन किया यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे 1.2 ले लिया तो 1.2 + 1 2.2, मतलब 1.2/2.2 क्या एलिमेंट है इस सेट का? नहीं है। कोई रैशनल नंबर ले लो, कोई भी डेसिमल नंबर ले लो या नेगेटिव नंबर ले लो, -3 + 1 -3/2, तो ये चीज क्या होगी, इस सेट को डिफाइंड नहीं कर रही है, वो एलिमेंट्स इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वहां पे क्या होंगे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बट एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 से ग्रेटर होगी, और ग्रेटर या फिर इक्वल और लेस देन कितनी होगी, 6 आपकी होगी। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन डिफाइंड है आपकी, x क्या होगा, n अपॉन में n+1 की फॉर्म में होगा, वेयर n बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मैंने समझाया था ना बिलोंग्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी या फिर लेस देन इक्वल टू 6, मतलब इसके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स आपके इसके बीच में आएंगे। अब इनमें से वैल्यू लोगे तो सारी वैल्यू आपकी सेट के अंदर डिफाइंड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज होगी आपकी क्या होगी, कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं, कोई भी रोस्टर फॉर्म में। देखो रोस्टर फॉर्म में जब किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना काफी आसान होता है, बट रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना सेट बिल्डर फॉर्म में आसान तो बहुत होता है, बट थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हाँ जो रोस्टर फॉर्म के जो एलिमेंट्स है वो कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको बस एक एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। वो नेचुरल नंबर्स हैं, अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो किस किस एलिमेंट्स के बीच में है, ये चीज आपको वहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आपको, कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना साथ के साथ, ठीक है। और साथ के साथ कॉपी लेके बैठो, साथ के साथ प्रैक्टिस करो। देखो मैथमेटिक्स जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतनी गलती के चांस आपके कम होंगे, ठीक है। देखो और सब्जेक्ट्स में आपका थियोरेटिकल पार्ट होता है तो वो आपको याद करने होते हैं, लिख के प्रैक्टिस उनमें भी करनी होती है, बट मैथमेटिक्स में आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो बिल्कुल कंपलसरी होती है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसमें गलती के चांस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके होंगे, ठीक है। तो साथ के साथ कॉपी लेके प्रैक्टिस करते चलना इसको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 5, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या गिवन है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स गिवन है और राइट हैंड साइड में आपको
सेट बिल्डर फॉर्म आपको यहाँ पे गिवन है, तो इसको मैच करना है आपको। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेट बिल्डर फॉर्म देख लो, सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म इजीली बना सकते हो। इजी क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना या फिर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, इजी दोनों होते हैं, बस ये आपका ज्यादा इजी होता है। तो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। x क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो क्या है आपका डिवाइजर है किसका, 18 का। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 6 9 18, ये सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और किसको डिवाइड कर रहे हैं, 18 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 1 एलिमेंट्स किसको डिफाइन करेगा, 1 2 3 6 9 18 को मैच करेगा। x इज ए इंटीजर x स्क्वायर इक्वल टू 9। अब जैसे x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-3। तो ये किस में होंगे एलिमेंट्स, देख लो यहाँ पे ये आ गए आपके, ये एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। x इज एन इंटीजर एंड x इक्वल टू x+1 इक्वल टू 1। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0, तो मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, बस ये आपका रोस्टर फॉर्म ये आ गया। नेक्स्ट है x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो ये आपको साफ ही दिख रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल, सारे वर्ड आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आई वर्ड 2 बार है बट रिपीट नहीं किया गया है, वही चीज मैंने आपको बताई थी। कभी भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने हो तो कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है वहां पे आपको, ठीक है। ये हमने पहले ही कर दिया था, ये कौन से सेट में था आपका ऑप्शन 3 में था, मैच हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इजीली मैंने सारे बता दिए आपको, इनको प्रैक्टिस करना साथ के साथ, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के देखो, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो साथ के साथ आपको खुद से करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। मैं भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए होंगे, सीबीएसई में, एचबीएसई में या फिर अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम में कहीं पे भी, तो वो साथ के साथ बताता चलूंगा मैं आपको, ठीक है। अब ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। सीबीएसई का जो एग्जाम होता है उसमें ये काफी बार पूछे जाते हैं, एचबीएसई के एग्जाम में भी और अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, इनमें से कौन से आपके सेट्स हैं और कौन से आपके सेट्स नहीं हैं। तो पहला देखो यहां से सेट्स बिल्कुल इजीली एग्जांपल से आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, ठीक है, बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो जे से शुरू होने वाले मंथ जो ईयर के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। इनके अलावा कोई भी वर्ड एग्जिस्ट कर, कोई भी मंथ एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी मंथ एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसलिए ये क्या होंगे आपके, ये हमेशा एक सेट की फॉर्मेशन होगी। अब आप क्लास में चाहे कितने भी स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल में, चाहे किसी पर्सन से पूछ लो आप कि आप साल में ये बताओ कितने महीने हैं जिनका जो नाम है वो जे से स्टार्ट होता हो, तो वो सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। वहां पे आंसर आपका वेरी नहीं करेगा। तो वो क्या फॉर्मेशन किसकी होगी, वहां पे सेट्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कोई भी टॉप 10, अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछता हूं कि कोई भी टॉप 10 टैलेंटेड राइटर्स बताओ आप, तो वो अपनी मर्जी से कोई भी 10 जो उसको 10 पसंद होंगे वो उसी की लिस्ट देगा मुझे बना के। कोई वाइस स्टूडेंट से पूछता हूं मैं कि कोई भी 10 टैलेंटेड राइटर बताओ आप, तो वो भी अपनी तरीके से कोई अलग। यहाँ पे देखो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये नहीं है कि आपको लिस्ट बना के दे रखी है एक पहले से कि हाँ टॉप 10 यही है, कि सारे आंसर उनमें से ही होंगे, नहीं। इनमें से आपको खुद सोच के बताना है कि आपकी तरफ से टॉप 10 कौन से हैं। किसी और स्टूडेंट के टॉप, जैसे मैंने एक्टर वाला क्वेश्चन आपको बताया था एग्जांपल कि कोई भी टॉप 5 एक्टर बताओ मोस्ट फेवरेट, आपके सबके अलग अलग फेवरेट होंगे ना, उसी तरीके से ये चीज आपकी क्या होगी, जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक पर्सन के लिए ये क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो ये क्या होगी, सेट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की टीम बनानी है, तो कोई भी 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लोगे आप, तो वो क्या होंगे, हर एक एलिमेंट से क्या होंगे, वेरी करेंगे वहां पे। तो ये भी आपका सेट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास,
आपके क्लास में, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बट वो कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि आप जो सारे बॉयज़ होंगे वो उसी क्लास के होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई 9th क्लास का है कोई 11th क्लास का है, तो 9th क्लास के लिए कलेक्शन अलग होगा, 11th के लिए अलग होगा। तो यहाँ पे ये सेट की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि आपको उसी क्लास के स्टूडेंट के तौर पर पूछा जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 1 से लेके 99 तक सारे नेचुरल नंबर, सेम आंसर। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेड बाय रीटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी नॉवेल्स आपको लिखी गई है, वो जो कलेक्शन होगी वो एक फाइनाइट कलेक्शन होगी, ना कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग होगी। जो कलेक्शन होगी वो नॉवेल्स की, वो क्या होगी, एक फाइनाइट ही होगी, मतलब सबके आंसर वहाँ पे वेरी नहीं करेंगे, जितनी भी नॉवेल्स होंगी सेम होंगी। तो ये क्या होगा, आपका एक सेट होगा यहाँ पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं आपके, वो क्या होंगे, आपके एक सेट का फॉर्मेशन वहां पे करेंगे। ठीक है, ये दो पार्ट हैं, ये आप इजीली देख लेना, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर और आपके कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कमेंट करके बताना ये क्या होगा इसका आंसर, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये सेट होगा या नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। इस ब्लैंक स्पेसेस के अंदर बताना है कि ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते किसी सेट के अंदर। तो यहाँ पे इजीली बता सकते हो, 5 क्या करेगा, इस सेट में बिलोंग करेगा क्योंकि सेट का एलिमेंट है वो। 8 इस सेट का एलिमेंट है, नहीं है, तो 8 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू। सिंबल अच्छे से ध्यान रखना, नया सिंबल है आपके लिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरह 0 बिलोंग करेगा ए को, 0 भी बिलोंग नहीं करेगा किसी भी एलिमेंट ए को। रेस्ट पार्ट आप इजीली डिस्कस कर सकते हो। अब देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इन फॉलोइंग सेट्स को आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है। अब पहला एग्जांपल देखो, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इसको आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इंटीजर है तो ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं रोस्टर फॉर्म हमेशा, -3 से इक्वल भी हो सकता है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनके अलावा कोई भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे इस सेट में, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है बट लेस देन 7 है, तो मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे आपके सारे क्या होंगे, इस रोस्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इस सेट का नाम क्या दोगे आप, ए सेट दोगे यहाँ पे। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x कोई नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये ब्रेसेस के अंदर लिख दोगे कोमा से सेपरेट करके। देखो, सेट के एलिमेंट जब भी डिनोट करोगे कोमा से सेपरेट होने चाहिए और ब्रेसेस के अंदर लिखने होने चाहिए रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म के अंदर। x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8। अब देखो 2 डिजिट नंबर लेना है हमें जिसका सम क्या हो, 8 हो। 08 ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि 08 क्या हो, एक 1 डिजिट नंबर है ना कि 2 डिजिट। तो वहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके, 1 7, 2 6 हो गया, फिर आपका 3 5, 4 4, फिर आपका 5 3, फिर आपका 6 2 और लास्ट में 7 1 और एक 8 0। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होंगे आपके क्या होंगे, जिनका 2 डिजिट नंबर होंगे सारे 17 26 35 44 53 62 71 और 80, ये सारे क्या होंगे आपके, इनका सम क्या होगा, 8 होगा 2 डिजिट नंबर का। नेक्स्ट देखो, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। जो डिवाइजर है 60 का, तो इजीली कर सकते हो, 60 का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड करो 30, यहाँ से 15, 3 से 5 और ये 5। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर के इसके कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 3 5। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, जो नंबर 2 है वो 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, लेकिन सेट के अंदर मैंने क्या कहा था, नंबर को रिपीट नहीं करना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, बस 2 3 5, तीन ही एलिमेंट्स हम इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी वर्ड आते हैं वो इजीली सेट में आप लिख सकते हो। तो ये वाले पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, इससे आगे फिर हम कल की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए जितने भी एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना, वो आपका जरूर क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है और पढ़ रहे बोर्ड्स 9 to 12 पर आपकी सारी क्लासेस जो भी होंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, +1 +2 की भी, और 9 10th की आपकी सारे सब्जेक्ट्स की जो भी क्लासेस होंगी वो रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जितना हो सके बच्चों को शेयर करो ताकि बच्चे इजीली सारी कोर्सेस यहाँ पे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो और इजीली तैयारी अच्छे से, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हो, सीबीएसई हो, एचबीएसई हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम, हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी यहाँ पे करवाई जाइए आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।